तो क्लास 9th के लेसन 3 के आज हम लोग वीडियो नंबर 2 का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। मैं सुनीश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो पढ़ेंगे हम लोग कि सरल यौगिक का सूत्र आप कैसे बनाएंगे। जो सरल यौगिक होते हैं इसका सूत्र आप कैसे बनाएंगे। तो आइए इन सरल यौगिकों के सूत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए, कहता है कि दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। यानी अगर दो तत्व हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर H2O बनाया, तो इसमें दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो दो तत्वों से जो यौगिक बनेगा उसको द्विअंगी यौगिक कहते हैं। समझ गए। तो लिखा गया कि दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकता दी गई है। आप इनका उपयोग यौगिक के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठन तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकता लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों में दर्शाया भी गया है। चलिए, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र आपको लिखना है। तो आपको पहले बता देते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है, एक तो बात हो गया हाइड्रोजन, एक बात हो गया क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब Cl, यानी ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखिए और यहाँ पर क्लोरीन। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका अंतिम 1 होता है। अभी आपने लिखा था, पीछे से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो आपने 1 यहाँ पर इसके नीचे। क्लोरीन की कितनी होती है? 1 होती है। क्यों 1 होती है? देखिए, क्लोरीन का होता है 17। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 7। इसको 8 करने के लिए 1 लेना पड़ेगा। याद करो, क्लोरीन की परमाणु क्रमांक होती है 17, इसको 8 करने के लिए 1 लेना पड़ेगा। 2, 8, 7 इन्हें 1 लेना पड़ेगा, तो 1 लेगा, तो इसीलिए इसको 1 लिखा गया। अब तीसरा तीसरी गुणा कर देंगे। तो देखिए, जब तीसरा तीसरी गुणा, यहाँ पर थोड़ा सा बताते हैं, गुणा करेंगे तो H के नीचे 1, Cl के नीचे 1। जब दोनों के नीचे 1 है तो ये हटा देंगे, खाली HCl आपका आ जाएगा। 1 लिखता नहीं जाता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब एक बात जो हो रही है ना, हाइड्रोजन जब सल्फाइड की बात हो रही है तो एक हाइड्रोजन की बात होगी, सल्फाइड है तो H की बात होगी। अब सूत्र क्या होगा मैं नहीं मालूम है, H पहले लिखिए तब पता चल जाएगा, अभी सही हो जाए। H और H का अंतिम में कितना होता है? 1 और H का अंतिम में 2। 2 क्यों? क्योंकि H का परमाणु क्रमांक होता है 16 और आप इसको लिख सकते हैं 2, 8, 6, 8, 2, 6। और इसको 8 करने के लिए 2 लेना पड़ेगा। देखो बाबू, अंतिम में अगर ऐसा लगता है कि वह अंतिम हर एक तत्व का जो संख्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, अगर 4 से अधिक है, जैसे 6 है तो उसको 8 करने के लिए 2 ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 होता है ना, यहाँ पर 1 और ग्रहण करना पड़ेगा। 6, 5 होता है तो इसको 3 ग्रहण करना। लेकिन अगर अंतिम में 2 रहेगा तो मान लो 6 ग्रहण करना पड़ेगा, तो इसलिए 2 हटा देते हैं। 3 रहेगा तभी हटा देते हैं। भाई 3 है तो उसको ग्रहण करने के लिए 5 लेना पड़ेगा, नहीं तो 5 लेना मुश्किल है, 3 हटाना आसान है, तो 3 का हटा देते। 4 रहेगा तो कोई बात नहीं है, ले भी सकता है, हटा भी सकता है। तो 4 होता है, ज़्यादा लेता ही है, इसीलिए उसकी संयोजकता 4। तो सुनो, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का बताना है, तो हाइड्रोजन के लिए H, सल्फाइड के लिए S, और हाइड्रोजन के नीचे 1 और H के नीचे 2, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो देखिए ना, H के नीचे 2 आ जाएगा ना। जब गुणा करेंगे तो देखिए H2 यहाँ पर लिख दिया गया, 1 गुणा इसमें करेंगे खाली S हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या हो गया? H2। चलिए एक और देखते हैं, एक और सूत्र बनाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक तो बात हुआ ना, कार्बन की बात करता है C, क्लोराइड की बात करता है Cl हो जाएगा। यहाँ पर C लिखते हैं, यहाँ पर Cl लिखते हैं। कार्बन की संयोजकता 4, क्योंकि कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होती है, तो 2 और 4 लिख देते हैं। 4 यहाँ पर लिख देंगे, क्लोराइन 1, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो CCl4 हो जाएगा। ये बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका, तो इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का भी सूत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। देख लेते हैं, जब मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करता है, जब ये मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करता है तो मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं। सब आप पीछे लिखा गया है, क्लोराइड है तो Cl से, तो Mg लिख देते हैं, Cl लेते हैं। Mg का अंतिम में 2, क्योंकि Mg का होता है 12 और आप इसको 2, 8, 2 लिख सकते हैं। अंतिम में 2 है तो 2, तो इनका 1 होता है, तीसरा तीसरी गुणा करें तो Mg के नीचे 1, Cl2 के नीचे 2। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी सूत्र आपको बनाना है। जितने भी सूत्र आपको प्राप्त करना कर सकते हैं। एल्युमिनियम की बात करेगा तो Al, ऑक्साइड की बात करेगा तो एक Al, एक O, अलग Al का 3 होता है। क्यों 3 होता है? क्योंकि इसका 13 होता है
13 है तो 2 8 आप 3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 उठा के यहाँ पर रख दीजिए। ऑक्सीजन का 2 होता है, 2 इसलिए होता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। अब 2 और 6 लिख सकते हैं, इसको 8 करने के लिए 2 लेना पड़ेगा, 2 नीचे Al2O3 लिख दीजिए, आ गया। कैल्शियम ऑक्साइड आपका है, जब कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेगा तो CaO लिख देंगे कैल्शियम के लिए, C ऑक्साइड के लिए O। कैल्शियम का अंतिम में 2 हो जाएगा, 2 होता है 20 होता है 2 8 8 2, और ऑक्सीजन का भी 2 आपने देखा, तीसरा चीज गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करेंगे ना तो Ca के नीचे 2 O2 के नीचे 2, दोनों के नीचे 2 है तो एक 2 हटा देंगे तो केवल आपका जो निकल करके आएगा CaO आ जाएगा। चलिए उसके बाद से बहु परमाणु आयन वाले यौगिक के लिए सोडियम नाइट्रेट तो चलते थे। सोडियम की बात कहा तो Na, नाइट्रेट की बात कहा तो NO3। तो सोडियम का अंतिम 1 होता है, जानते ही होंगे, 11 होता है तो 2 8 1 लिखते हैं। नाइट्रेट की बात करेगा तो -1 होता है, तीसरा तीसरी गुणा कर दीजिए NaNO3, माइनस वगैरह नहीं लिखते हैं, ये छोड़ देते हैं तो NaNO3 आ जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करता है तो कैल्शियम के लिए Ca, हाइड्रोक्साइड के लिए बात करेगा OH। तो कैल्शियम के लिए 2 प्लस हाइड्रोक्साइड का 1 तो तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। तो पहले Ca आ जाएगा ना, उसके बाद OH का ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बता सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, किसी भी यौगिक का आपको लिखना होगा तो कैसे आप लिखेंगे, कुछ और इसमें एग्जांपल आपकी किताब में दिया गया है, देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट की बात करता है तो सोडियम के लिए Na, कार्बोनेट की बात करेगा CO3, Na के 11 होता है तो अंतिम में 1 आएगा, कार्बोनेट है तो इसके लिए 2 आएगा, तीसरा तीसरी गुणा कर देंगे तो इसका सूत्र आएगा Na2CO3। तो आप कह सकते हैं कि उपयुक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणु का कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान होता है। एक और लिखते हैं अमोनियम सल्फेट को देख लेते हैं। अमोनियम की बात कहा तो NH4 तो जरूर रहेगा, सल्फेट की बात करेगा तो SO4 जरूर रहेगा, तीसरा तीसरी गुणा करें तो NH4 का ट्वाइस और SO4 हो जाएगा तो अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर चाहें कोई बताना चाहे, कोई पूछना चाहे तो उसको हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ गए। अब आइए एक चीज़ और आपकी किताब में लिखा गया है जिसका नाम है आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। तो थोड़ा समय आप इसका डिफिनेशन देख लीजिए आणविक द्रव्यमान का, तब इसका आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। कहता है इसमें आणविक द्रव्यमान के बारे में लिखा गया है कि अनुभाग 3.22 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उनके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर है। बस यहीं से याद करो ना, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके संघटन परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर है। जितना आपके परमाणु है ना, कोई यौगिक है वो जितने परमाणु से मिलकर बना है, बस उसका जो परमाणु भार है, जो परमाणु द्रव्यमान है, आप उसको जोड़ देंगे वही उसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। कुछ उदाहरण देख लेते। देखिए एक कथा उदाहरण 3.1 में कि जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की परिकलन की, जैसे H2O है ना, तो H2O का आपका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए उसके बाद से नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो देखो सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको सिंपल से यहाँ पर बता देता हूँ। H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O ऐसे ही लिखो, और H का कितना होता है, आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है तो आणविक द्रव्यमान यहाँ पर दिखा दो बाबू। H का कितना होता है, 1 लिख दो, नीचे 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस जो ऑक्सीजन है इसका कितना होता है, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 2 और 16 कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। और इसको आप चाहें तो U लिख सकते हैं, या इसी का पूरा नाम होता है AMU, एटॉमिक मास। दूसरा जो आपके पास है नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, इसका कैसे निकालेंगे हम लोग HNO3 को। तो देखिए H का कितना होता है, 1 U लिख दो, प्लस नाइट्रोजन का 14 U होता है, प्लस ऑक्सीजन का नीचे 3 है तो 3 से 3 गुना 16, पूरा गुणा करके जोड़ देंगे 63 U आ जाएगा। यानी U का मतलब होता है कि 63 AMU आ जाएगा। ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद से एक चीज़ और आपका आता है जिसका नाम होता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान कोई पूछता है तो बता सकते हैं किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के
बराबर होता है। ठीक है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप याद करिए, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान की योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का प्रयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, इकाई सूत्र NaCl। देख लेना, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। निकालते हैं Na का कितना होता है 23 है, ये नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। प्लस क्लोरीन का 1 × 35.5 का 58.5 है। यहाँ पर यौगिक का प्रयोग करें। इसी तरीके से एक और आपका है देता है इसमें कि कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र के इकाई द्रव्यमानों के लिए, तो कैल्शियम का देखिए 40 होता है। सिंपल सा बात मैं समझाता हूँ, 40 रुपये प्लस। क्लोरीन का 35.5 होता है। आप किताब में से देख सकते हैं पीछे से, और नीचे 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। आप सुनिए, ये 40 से सही लिखिए, आप प्लस से जब गुणा करेंगे 71 हो जाएगा बराबर, और जब जोड़ देंगे 40 और 71 तो 111 आ जाएगा। तो 111 आपका यू आ जाएगा। समझ गया? ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूछ जाता है। देखिए एक चीज़ आपको चार्ट बनाया गया है, देखिए समझना था निभाओ ध्यान से। कार्बन परमाणु के 1 मोल, यानी अगर कार्बन परमाणु का 1 मोल होगा तो 1 मोल में कार्बन की कितनी संख्या होती है 12 ग्राम, और मोलों की संख्या कितनी होगी 6.02 × 10 के ऊपर 23 कार्बन के परमाणु होते हैं। और अगर हाइड्रोजन 1 मोल लेते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा 1 ग्राम होगा, और इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इतनी हो जाएगी। अवगाद्रो संख्या इसको कहते हैं। और किसी भी कण, परमाणु, अणु या आयन के लिए जो होता है उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान यहाँ पर लिख देंगे। हालांकि जो अणुओं की संख्या होगी, परमाणुओं की संख्या होगी, वो 6.22 × 10 के ऊपर 23 होगी। यही तो आपका जो होता है 6.22 × 10 के ऊपर 23, इसी को हम लोग अवगाद्रो संख्या कहते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे हम लोग बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से अब एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है मोल। ठीक है ना। अब हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मोल होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। मोल संकल्पना, यहाँ हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के किसी भी अभिक्रिया को उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं जल। देखिए यहाँ पर 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि रचना, अब जरा देखिए सुनिए इधर, H2 + O2 जब रिएक्शन कराए तो क्या बना H2O बना। लेकिन आप यहाँ पर देखिए इसको अभिकारक कहते हैं, जो भाग लिया है, जो बना है उसको उत्पाद कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन तो माने संतुलित है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। इधर 2 है और इधर क्या है 1 है। तो हमें ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 4 हो गया तो 2 से यहाँ पर गुणा, और ऑक्सीजन 2 हो चुका। देखिए यहाँ पर उपयुक्त अभिक्रिया की क्या निर्देश निकलता है। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु, देखिए यहाँ पर 2 है ना, और ऑक्सीजन कितना 1 अणु, और जल का कितना अणु बने 2, क्योंकि इसके आगे जो 2 से गुणा किया वो बात है। तो हाइड्रोजन अणु के 4 यू ऑक्सीजन अणु के 32 यू के साथ संयोग करके 36 यू जल निर्मित करते हैं। उपयुक्त समीकरण से निष्कर्ष निकलता है कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणु की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञात उसके द्रव्यमानों के आधार के अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त की जाती है। सुविधाजनकतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। किसी स्पीसीज यानी परमाणु, अणु या आयन के 1 मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 1 मोल में इतने कण होते हैं। याद करो 6.02 × 10 के ऊपर 23 कण होते हैं। इसका मान प्रयोगिक विधि से प्राप्त किया गया। इसको अवगाद्रो स्थिरांक अथवा अवगाद्रो संख्या भी कहते हैं, जिसे हम लोग n 0 से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछता है कि अवगाद्रो संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, n 0 से। इसका मान कितना होता है तो 6.02 × 10 के ऊपर 23 होता है। बता सकते हैं 1 मोल किसी पदार्थ का में कितने अणु होते हैं तो 6.02 × 10 के ऊपर 23, और 1 दर्जन में 12, 1 ग्रूस में 144। जबकि मोल एक संख्या संबंधित है तो इसको संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। समझ गए बात को। इस तरीके से आपसे कोई पूछता है तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी के साथ ये जो पाठ है इसका थ्योरी समाप्त होता है। बाकी हम लोग
आगे के पढ़ेंगे, तब के लिए धन्यवाद।